एक छोटे से शहर में वंदना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। कावेरी का पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और जब कावेरी की बेटी वंदना 5 साल की थी तभी ज्यादा शराब पीने की वजह से कावेरी के पति की मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से ही कावेरी अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें गलियों में बेचकर अपना घर चला रही थी। कावेरी वंदना को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो गरीब होने के बावजूद भी वंदना को शिक्षा देने के लिए शहर के एक छोटे से सरकारी स्कूल में भेजा करती थी। वंदना जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो अपनी माँ की तकलीफें और मजबूरी समझने लग जाती है, इसलिए वो स्कूल के बाद सिलाई सीखने लग जाती है और 1-1.5 साल में वो अच्छे तरीके से सिलाई सीख जाती है और किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे अपनी माँ से लेकर वो एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद लेती है और गांव के लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। वंदना के हाथ का हुनर बहुत ही अच्छा था। उसके काम के आगे शहर के बड़े बड़े टेलर भी मात खा जाते थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब कावेरी बाहर से सब्जियां बेचकर घर आती है तो अपनी माँ को देखकर वंदना कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लो। अरे बेटा तूने क्यों बनाया, मैं आकर बना देती। मुझे पता है तो कल रात से ही विमला आंटी का सूट और ब्लाउज तैयार करने में लगी हुई है, तो रात को सही से सो भी नहीं पाई और आज स्कूल भी नहीं गई। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी आज स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो टॉपिक मैंने पहले से ही अच्छे से तैयार करके रखा है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सच में मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तू मुझे बेटी के रूप में मिली है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। वंदना के सरकारी स्कूल के साथ में ही एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल भी था और उस स्कूल में वंदना की अमीर पड़ोसी राशि भी जाया करती थी। राशि एक व्यापारी की बेटी थी, इसलिए वो बहुत अमीर थी और उसकी अमीरी का घमंड उसके सर चढ़कर बोलता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने ज्यादातर कपड़े वंदना से ही सिलवाया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वंदना से अच्छा टेलर मिलना मुश्किल है। परंतु वो साथ साथ वंदना का मजाक भी बहुत बनाया करती थी। ऐसी ही एक दिन स्कूल में जब टीचर्स डे होता है तो सारी लड़कियां साड़ी पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है, परंतु वंदना अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर स्कूल जाती है। स्कूल के बाहर जब राशि वंदना को देखती है तो अपनी सहेलियों के सामने हंसते हुए कहती है, अरे देखो इस वंदना को, किसी गरीब भिखारी जैसी बनकर आई है। आज टीचर्स डे है, सभी लड़कियां कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर कितना अच्छा मेकअप करके आई है और ये ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना सब सुनने के बाद वंदना से रहा नहीं जाता और वो राशि के पास आती है और कहती है, सही कहा, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, न ही ढंग का मेकअप है और न ही तुम्हारे जितने पैसे, लेकिन हाँ मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो है इंसानियत और दया भावना। मैं तुम्हारी तरह अपने 2 पल के मजे के लिए किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी का मजाक नहीं बनाती, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना और सबसे सुंदर कपड़े हैं। ऐसा कहकर वंदना अपने स्कूल में चली जाती है। फिर छुट्टी के बाद जब वंदना घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ कुछ पैसों को गिनकर एक गुल्लक में डाल रही है। अपनी माँ को ऐसा करता देख वंदना अपनी माँ से पूछती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? बेटी मैं बचपन से ही तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ और इस महीने भी जो बचत हुई है उसके पैसे मैं इस गुल्लक में डाल रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी ज्यादा औकात नहीं है, इसलिए एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं जोड़ सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके तेरी शादी और तेरे लहंगे इन सब के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर वंदना अपनी माँ को गले लगा लेती है। अब कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं। वंदना शादी लायक हो जाती है और कावेरी उसके लिए शादी के रिश्ते ढूंढने में लग जाती है, परंतु उनकी गरीबी के कारण वंदना के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन जब वंदना सिलाई कर रही होती है कि तभी राशि वंदना के घर आती है और कहती है, वंदना ये लो कपड़ा और मेरी मेहंदी और हल्दी के लिए अच्छे से सूट सिलकर तैयार कर दो। और हाँ, मेहंदी और हल्दी दोनों का ही सूट अलग अलग डिजाइन का होना चाहिए और डिजाइन एकदम हटकर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हल्दी और मेहंदी में सबसे अलग दिखूं।
अरे वाह राशि, मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, और वो भी इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे से। और तुम जानती हो, उसने मुझे इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा दिलाया है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये दोनों सूट सिलकर तैयार कर देना और तुम इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए पैसे की चिंता मत करना। और हाँ, क्योंकि तुमने आज तक मेरे इतने सारे कपड़े सिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी अपनी शादी में इनवाइट कर रही हूँ। अपनी माँ के साथ मेरी शादी में आना मत भूलना। ऐसा कहकर राशि वहाँ से चली जाती है और वंदना राशि के सूट सिलने में लग जाती है। और कुछ ही दिनों में वो दो बहुत ही अलग डिजाइन के सूट सिलकर तैयार कर देती है और राशि के घर भिजवा देती है। और फिर कुछ ही दिनों में शादी वाला दिन आ जाता है। वंदना अपनी माँ के साथ तैयार होकर शादी में चली जाती है। जब वंदना शादी में पहुँचती है तो सच में वो राशि का ब्राइडल लहंगा देखकर हैरान रह जाती है और राशि के पास जाकर उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, राशि सच में तुम्हारा ब्राइडल लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और कभी देख भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये है ही इतना महंगा और सुंदर। लेकिन मैं जानती हूँ ये तेरी किस्मत में नहीं है। तेरी किस्मत में तो कोई नॉर्मल सा ब्राइडल लहंगा होगा जो हर कोई पहनता है, या फिर शायद वो भी नहीं होगा। राशि की ये बात सुनकर वंदना थोड़ी दुखी हो जाती है। कावेरी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे भी अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है, परंतु ये कुछ नहीं कर सकती थी। शादी चल ही रही होती है कि तभी राशि की दूर की मौसी सुरभि की नजर वंदना पर जाती है और सुरभि वंदना को देखकर अपनी बहू से कहती है, आरती बहू देख, वो जो गुलाबी सूट में लड़की खड़ी है वो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ जी, आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। कोई मेकअप नहीं कर रखा उसने, लेकिन फिर भी उसकी सादगी में उसकी खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो वो तेरे देवर पंकज के लिए बहुत भा गई है, और देख पंकज की नजरें भी इस पर ही टिकी हुई है। अगर ऐसा है तो मैं राशि से बात करती हूँ, मैंने सुना है कि उसकी ही दोस्त है। इसके बाद सुरभि और आरती शादी के कुछ दिन बाद राशि से वंदना के बारे में जानकारी ले लेते हैं और वंदना के घर पहुँच जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, मैंने आपको सारी बात बता दी है। मुझे आपकी वंदना बहुत पसंद है और मेरे पंकज को भी। बाकी फैसला आपका और आपकी बेटी का है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए, लेकिन हम लोगों की आपके जितनी हैसियत नहीं है। हम लोग आपके जितने पैसे वाले नहीं हैं। आपका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दिलों में प्यार होना चाहिए। पैसों का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। आरती बहू बिल्कुल सही कह रही है। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। कावेरी वंदना की तरफ देखती है और वंदना हाँ में सर हिला देती है और वहीं के वहीं रिश्ता पक्का हो जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद शादी की तारीख भी निकल जाती है। कावेरी सारी तैयारियां करना शुरू कर देती है और फिर शादी के कुछ हफ्तों पहले वो वंदना को लेकर ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग करने जाते हैं, परंतु हर जगह ब्राइडल लहंगे बहुत ही महंगे मिल रहे थे। इसलिए वंदना अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तक हमने जितने भी ब्राइडल लहंगे देखे वो बहुत महंगे हैं और इतने कुछ खास भी नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आप मुझे लहंगे और ब्लाउज का कपड़ा दिला दीजिए। इससे सुंदर ब्राइडल लहंगे तो मैं खुद ही अपने लिए बना लूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। इसके बाद कावेरी वंदना को उसके कहे अनुसार ब्राइडल लहंगे का कपड़ा दिला देती है और वंदना अपने हाथों का हुनर दिखाते हुए बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा तैयार करती है। परंतु शादी के एक हफ्ते पहले ही कुछ ऐसा होता है कि दोनों माँ बेटी ने सोचा भी नहीं होता। वंदना का ब्राइडल लहंगा चोरी हो जाता है। कावेरी और वंदना बहुत परेशान हो जाती हैं। इधर उधर ढूंढती है, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो ब्राइडल लहंगा कहीं नहीं मिलता। अब हम क्या करेंगे बेटी? उस ब्राइडल लहंगे का कपड़ा इतना महंगा था कि सारे पैसे खर्च हो गए। अब हम नया ब्राइडल लहंगा कहाँ से लाएंगे? माँ आप चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। वंदना अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश तो करती है, परंतु कावेरी को ये चिंता खाने लगती है कि अब उसकी बेटी का ब्राइडल लहंगा कहाँ से आएगा। लेकिन जैसे ही वंदना कहती है कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे, सच में भगवान वंदना की सुन ही लेते हैं और वंदना के ब्राइडल लहंगे की चोरी की बात उसकी जेठानी यानी आरती को पता चल जाती है
और वो मार्केट से एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर वंदना के घर पहुंच जाती है। ये लो वंदना, ब्राइडल लहंगा। तुम्हारा ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया था ना, इसलिए तुम्हारे लिए नया और बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर आई हूँ मैं। आपको ये सब कैसे पता चला दीदी? आपके एक पड़ोसी के रिश्तेदार हमारे वहाँ रहते हैं, उन्हीं से हमें पता चला। और वंदना, ये बिल्कुल वैसा ही ब्राइडल लहंगा है जैसा कि राशि ने पहना था। मुझे राशि ने बताया कि तुम्हें ये ब्राइडल लहंगा बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लहंगा लेकर आ गई। थैंक यू सो मच, सच में आप बहुत ही अच्छी हैं। वंदना, तुम मेरी देवरानी बनने वाली हो और मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो, और मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। वंदना अपने जेठानी के दिए हुए ब्राइडल लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो जाती है। उस ब्राइडल लहंगे में वंदना की खूबसूरती बहुत ही निखर के बाहर आ रही थी। फिर उस ब्राइडल लहंगा को पहनकर वंदना की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल चली जाती है और अपनी आगे का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बिताती है। सिंड्रेला परी के 2 जादुई रास्ते। एक दिन धरती लोक में घूमने आई परीलोक की रानी सिंड्रेला परी आसमान से उतरकर एक जंगल जा पहुंची। उसके बाद सिंड्रेला परी एक सोने का टुकड़ा जमीन पर फेंक देती है। देखते ही देखते वो सोने का टुकड़ा एक सोने की परी में बदल जाती है। उसके बाद सिंड्रेला परी एक चांदी का टुकड़ा जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल वो चांदी का टुकड़ा एक चांदी के परी में बदल जाती है। मैंने तुम दोनों को इसलिए प्रकट किया है ताकि मैं अच्छे बुरे इंसानों की परख कर सकूं। अब मेरा जाने का समय आ गया है, तुम दोनों अपना कार्य अच्छे से करना। इतना कहकर सिंड्रेला परी आसमान में गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल सोने की परी के सामने एक सोने का रास्ता प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ चांदी के परी के सामने एक बहुत विशाल चांदी का रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन काव्या और सुमन नाम की 2 सहेलियां जंगल में आती है। काव्या और सुमन सोने और चांदी के रास्ते देखकर दोनों हैरत में पड़ जाती है। काव्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सामने सोने और चांदी के 2 रास्ते दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम कौन से रास्ते जाएं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जंगल में ये 2 रास्ते आए कहाँ से? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हम वापस जा सकते हैं? तुम्हें तो पता है ना हम जंगल में क्यों आए हैं? वो दोनों सहेलियां आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ सोने और चांदी की परी प्रकट हो गई। तभी सोने की परी बोली, तुम दोनों जंगल में क्या कर रही हो? बताओ मुझे, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तभी सुमन बोली, हम यहाँ अपने माता पिता की बीमारी के लिए जड़ी बूटियाँ लेने आए हैं। हमारे गांव में खतरनाक बीमारी फैली हुई है, क्या आप दोनों हमें जड़ी बूटियाँ दे सकती हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम दे सकती हूँ, लेकिन ये चांदी की परी तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे सकती है। लेकिन अगर तुम मेरे सोने के रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें एक से बढ़कर एक चीज मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोने की परी की बात सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और वो सोने के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी सुमन उसे रोक लेती है। काव्या, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पहले अपने बीमार माता पिता के लिए जड़ी बूटी तो ले लो। ये सुनते ही सोने की परी बोली, काव्या, तुम अपनी सहेली की बात मत सुनो। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुम मेरे सोने के रास्ते पर जाओ, तुम्हें जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे। सोने की परी की बात सुनकर काव्या उसकी बातों में आ गई। देखते ही देखते काव्या सोने के रास्ते की ओर चलने लगती है। ये देख सोने की परी बहुत खुश होती है। तभी सोने की परी सुमन से कहती है, सुनो सुमन, तुम भी अपनी सहेली के साथ साथ मेरे सोने के रास्ते पर चली जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत से ज्यादा अपने माता पिता प्यारे हैं। मैं उनके इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर जाऊंगी। सुनो चांदी की परी, क्या तुम्हारे रास्ते पर चलने से मुझे जड़ी बूटी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं,
तुम मेरे चांदी के रास्ते पर चलो, थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें जड़ी बूटी का पेड़ मिलेगा। उसके बाद सुमन चांदी के रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद सच में उसे एक चमकदार पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर ढेर सारी जड़ी बूटियां लटकी हुई थी। सुमन जल्दी से जड़ी बूटियां तोड़कर एक झोले में भर लेती है। उसके बाद वो सभी जड़ी बूटियां लेकर अपने गांव वापस चली जाती है। गांव पहुंचकर सुमन जड़ी बूटी की मदद से अपने माता पिता को ठीक करती है। इसी के साथ साथ सुमन गांव में बाकी बीमार लोगों की भी जड़ी बूटी से मदद करती है। जड़ी बूटियों के जादुई असर से सभी बीमार लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सभी गांव वाले सुमन को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए सुमन दोबारा से चांदी की परी के पास गई और बोली, चांदी की परी, मुझे और भी ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए ताकि मेरे गांव वाले जानलेवा बीमारी से बचे रहे। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई जड़ी बूटी का पेड़ दे रही हूँ। इसे तुम अपने साथ ले जाओ। अब तुम इस पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। उसके बाद सुमन खुश होते हुए पेड़ की डाली पकड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अगले ही पल जादुई पेड़ हवा में उड़ने लगा। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। फिर सुमन जादुई पेड़ को रास्ता बताते हुए उसे अपने गांव ले जाती है। उसके बाद सुमन जादुई पेड़ से ढेर सारी जड़ी बूटी तोड़कर गांव की सीमा में चारों तरफ फैला देती है। अब मेरे गांव में कभी कोई बीमारी दाखिल नहीं हो पाएगी और सभी अच्छी सेहत के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे। इस तरह सुमन अपने सूझबूझ और समझदारी से गांव में फैली बीमारी को ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या सोने के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत बड़े सोने के घर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के से भरे हुए बक्से पड़े हुए थे। ये देख काव्या की आंखें लालच से भर गई। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से हैं। अब मैं सिक्कों से भरा बक्सा अपने साथ ले जाऊंगी और इन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद काव्या सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर गांव चली जाती है और काव्या उन सिक्कों की मदद से बहुत अमीर बन जाती है। वो लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपने माता पिता तक को भूल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने माता पिता के साथ साथ काव्या के माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। काव्या को इतनी जल्दी इतना अमीर होता देख काव्या की सहेलियां उससे इस बारे में पूछती है, तो काव्या उन्हें सच सच सोने और चांदी के रास्ते के बारे में बता देती है। काव्या की अमीरी देख वो तीनों सहेलियां भी चांदी के रास्ते पर जाने की सोचती है। फिर वो तीनों जंगल जाकर चांदी के रास्ते पर चलते चलते सोने के घर तक पहुंच जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा सोने का घर! काव्या ने बिल्कुल सही कहा था। अब हम भी काव्या जितने अमीर बन जाएंगे। चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों सोने के घर से एक एक सोने के सिक्कों का बक्सा लेकर वापस अपने गांव लौट आई। फिर सोने के सिक्कों को बेचकर काव्या की सहेलियां भी अमीर बन जाती है। लेकिन अमीर बनने के बाद काव्या और उसकी सहेलियां बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो सभी गरीब लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन काव्या और उसकी सहेलियां बाजार से बड़ी सी कार खरीद कर ले आती है। चारों सहेलियां कार में बैठकर बड़ी तेजी से जा रही थी। तभी सड़क पर चल रहे एक आदमी को वो कार से टक्कर मार देती है। वो आदमी पूरी तरह घायल हो जाता है। ये देख काव्या गुस्से से बोली, तेरा सत्यानाश हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या? अंधा मैं नहीं, तुम हो। क्या तुम्हें सड़क पर चलता हुआ आदमी दिखाई नहीं देता? देखो मेरा पैर पूरी तरह टूट चुका है। अब मैं खेतों में काम कैसे करूँगा? तुम जैसे गरीब लोग किसी काम के नहीं हो। तुम अगर दोबारा मुझे सड़क पर दिखाई दिए तो मैं तुझे अपनी गाड़ी से कुचलकर जान से मार दूंगी, समझा? इतना कहकर काव्या उस बूढ़े आदमी की मदद करना तो दूर
बल्कि उसे भला बुरा कहकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई। अब काव्या का लालच बढ़ता चला गया। अब वो अमीर होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहती थी, इसलिए वो दोबारा से जंगल जा पहुँची और सोने की परी से बोली, सोने की परी, मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम जादुई छड़ी का करोगी क्या? मैं जादुई छड़ी से पूरे गांव वालों को अपना गुलाम बनाऊंगी। ओह अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लो जादुई छड़ी। सोने की परी से जादुई छड़ी लेकर काव्या वापस अपने गांव पहुंची और फिर जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर सभी गांव वालों को परेशान करने लगती है। जादुई छड़ी की मदद से इन गरीब लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर काव्या जादुई छड़ी घुमाकर गांव वालों के घर का सारा अनाज गायब कर देती है और इसके साथ ही वो सभी के घरों को तोड़कर बर्बाद कर देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया काव्या, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गरीबों पर जुल्म करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। हाँ, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम सब मेरे गुलाम हो। अब तुम लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। अब तुम सब लोग मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाओ और भीख मांगकर खाना मांगना, तभी तुम सबको खाना मिलेगा। तभी वहाँ रानी सिंड्रेला परी प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए काव्या अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है, लेकिन तभी सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से काव्या की छड़ी को नष्ट कर देती है। उसके बाद सिंड्रेला परी गांव वालों के सभी टूटे हुए घर पहले जैसा ठीक कर देती है। फिर सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से काव्या और उसकी सभी घमंडी सहेलियों को बदसूरत बना देती है। अपना बदसूरत रूप देख काव्या बोली, अरे ये क्या हुआ? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम? मैं रानी परी हूँ। मैं जंगल में सोने और चांदी का रास्ता बनाकर लोगों की परीक्षा ले रही थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है, उसने सभी लोगों का भला किया है, लेकिन तुम और तुम्हारी सहेलियाँ बहुत बुरी और लालची हो। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनकर रहोगी। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज हमें पहले जैसा बना दो। मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए काव्या और उसकी सहेलियाँ सिंड्रेला परी से विनती करती है, लेकिन सिंड्रेला परी उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद सिंड्रेला परी सुमन और बाकी गांव वालों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर उन्हें अमीर बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छे बुरे लोगों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में सोने और चांदी के रास्ते अभी भी मौजूद है।